धीरेन्द्र मुन्ना, अब पढ़ाई लिखाई की तो बात हो गई, आपसे मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। ये बीजेपी के साथ आपका मामला सुलझ गया है कि नहीं, सीटों के बंटवारे का? देखिए अभी ये तो मैं नहीं कह सकता हूं संदीप जी कि मामला सुधर गया है, सुलझ गया है। अभी मामला नहीं सुलझा है। बातचीत कोई ठोस नतीजे पे अभी नहीं पहुंची है। ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। कोई सकारात्मक बात दिक्कत बीजेपी की तरफ से आ रही है, दिक्कत जेडीयू की तरफ से? देखिए अभी तक बातचीत तो जो करने के लिए हमारे नेता जी के यहाँ आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, यही लोग कर रहे हैं। जनता दल यू के तरफ से तो नहीं, मैं किन्हीं नेताओं सवाल ने सीधा, यहाँ पे देखिए नहीं सीधा सवाल आने- नाम है मेरे कार्यक्रम का, सवाल सीधा इसलिए पूछ रहा हूं। पिछली बार आप एनडीए के हिस्सा नहीं थे 2020 के चुनाव में। 115 जेडीयू की, 110 बीजेपी की। आपको जो भी 20-22 जो दी जा रही हैं उनमें से 10-12 सीटें तो जेडीयू के खाते से आएंगी। तो जेडीयू सबसे बुरी सीट दे रही है क्या? असल दिक्कत यहां पर है, यहीं पे चटका हुआ है क्या धीरेन्द्र मुन्ना? संदीप जी अभी 20, 22, 26, 25 जो सीटों का नंबर चल रहा है वो नंबर का आधार ही अभी नहीं पता चल पा रहा है हम लोगों को कि ये किस फार्मूले जीते हुए। अगर एक लोकसभा के सीट पर कितने विधानसभा की सीटों का फार्मूला बनाया गया है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो इससे नंबर का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। अगर मान मतलब लीजिए 5 आप जीते हैं, आप सीधा, हाँ मतलब बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा 243 है, 8 सीटें मोटे मोटे एक लोकसभा में विधानसभा की हो गई। 5 आप जीते तो 40 सीट मिलनी चाहिए, आपका आंकड़ा ये है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मेरे लिए वो 8 है कि मेरे लिए 6 का फार्मूला बना है कि 5 का बना है। एक्चुअली में वो चीजें, अब देखिए समय नहीं है संदीप जी, और ये इसमें कहीं ना कहीं जो एक होना चाहिए था सामंजस्य, उसमें मुझे लगता है कि और त्वरित गति से करके इसको 2020 को दोहरा सकते हैं आप? एकला चलो का राग अलाप सकती है क्या एलजेपी? देखिए ये अभी ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि 2000, लेकिन हाँ 2020 में दोहरा नहीं सकता, इतिहास दोहराया नहीं जाता, लेकिन इतिहास सीखने के लिए है और न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे साथ सहयोगियों के लिए भी है कि वो इतिहास से सबके लिए एक सबक है। नाराज हैं आप? उसमें उसमें मुझे लगता है कि जी नाराज हैं आप? नाराज नहीं हूं संदीप जी, खुश नहीं हूं। खुश नहीं? नाराज नहीं हूं। आखिरी सवाल आपसे, पहले मेरे साथ जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह थे। मैंने पूछा कि भाई नाराज चल रहे हैं, यही सवाल पूछा था एलजेपी वाले, आपके साथ हाथ मिलाएं तो चलेगा क्या, या फ्रेंडली फाइट? बोले आइए, दरवाजे खुले हैं, विलय कर लीजिए हमारे साथ, पूरा सम्मान दिया जाएगा। देखिए एक दूसरे का सदस्यता लेना, विलय लेने का सवाल नहीं है। हमारे नेता संस्थापक रामविलास पासवान जी की स्मृतियों को लेकर के मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीज का विलय जरूर है कि जो हमारे बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसी बिहार को बनाने के विचार का विलय मुझे लगता है कि तो जरूर। तो वैचारिक समानता तो है, ये आने वाले दिनों के क्या संकेत हैं? विनोद अग्निहोत्री, आप छोड़िए पढ़ाई और जो मैंने पहले मुद्दा किया था, ये एलजेपी रामविलास पासवान गुट जो नाराजगी, मैंने बिल्कुल सीधे सवाल पूछे हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे धीरेन्द्र मुन्ना से, सब कुछ सही तो नहीं है, और वो कह रहे हैं विलय की तो बात अलग है, पर वैचारिक विलय तो हमारा है ही अभी से। क्या कह रही है एलजेपी? देखिए पहले तो धीरेन्द्र मुन्ना जी की साफगोई के लिए उनको साधुवाद देना चाहिए, वरना अगर वाजपेयी जी होते तो वो तो कुछ चाशनी इसमें लपेटते। हाँ। लेकिन मुन्ना जी ने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं, यानी दुखी हैं, और वो मीडिया प्रभारी हैं, यानी एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। हाँ बिल्कुल, और उनकी बात का मतलब है, अगर वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड अपने प्रोग्राम में, एबीपी चैनल पर संदीप चौधरी के प्रोग्राम में, तो उन्हें मालूम है संदीप चौधरी का प्रोग्राम दूर दूर तक देखा जाता है,
और जो संदीप चौधरी के वैचारिक विरोधी लोग भी हैं वो भी देखते हैं इसको बहुत। तो यानी बात जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं मुन्ना जी वो पहुँचा रहे हैं आपके जरिए, तो इसलिए उनको साधुवाद देना चाहिए। जहाँ तक विलय की बात है तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों युवा हैं, उनके अंदर लोग उम्मीद जगा रहे हैं और दोनों की लाइन काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है। लेकिन कौन किस में विलय करेगा, जनसुराज रालोजपा में विलय करेगी एलजीपीआर में, या एलजीपीआर उसमें विलय या करेगी, अलग भी जा सकते हैं। लेकिन चुनावी ताल देखिए, बीजेपी को दिक्कत होगी क्या अगर चुनावी ताल चिराग पासवान फिर से अकेले ठोकते हुए दिखाई दें? ये बात तो तय है कि बीजेपी उनको अपने कोटे में से जो सीट देनी है सबसे बुरी सीट दे रही है, वहीं परेशानी हुई है। देखिए बीजेपी अगर अपने कोटे से सीट देगी तो 20-25 सीटें जो भी देगी, वो तो 40 मांग रहे हैं, लेकिन अगर 25 सीटें तो देगी, बीजेपी को ही अपनी सीटें देनी पड़ेंगी। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी 10 दे, 10-12 दे, जेडीयू अच्छी सीट मिल जाए ये मान जाएंगे, पर सबसे बुरी सीट मिल रही है। दिक्कत वहां आ रही है। हाँ तो देखिए, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ा जाता। बिल्कुल। और चिराग पासवान पिछली विधानसभा चुनाव में उनकी कोई सीट नहीं आई थी। वो चाहते हैं कि उनके कम से कम अगर वो 15-16 विधायक उनके हों विधानसभा में, ताकि कुछ मंत्री पद ले सकें, वो राज्यसभा की सीट ले सकें जरूरत पड़ने पर, एक उनकी बार्गेनिंग पावर एनडीए के अंदर मजबूत हो। तो वो हारने के लिए हारने वाली सीट नहीं लेंगे, इसलिए मामला फंसा हुआ है। और चूंकि चिराग पासवान का मामला फंसा हुआ है, इसलिए जीतन राम मांझी का भी फंसा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा का भी फंसा हुआ है। अभी तो एनडीए खेमे में अभी टेंशन है, अभी टेंशन है। इसीलिए 13 तारीख की घोषणा की गई है कि संयुक्त हम अपनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सूची जारी करेंगे 13 तारीख। आज अभी हम 9 तारीख में बैठे हैं। हाँ, उनको उम्मीद है कि 13 तारीख तक मामला सुलझा लिया जाएगा और जो भी कुछ आपस में बैठ करके बातचीत हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से बात अभी किसी से भी नहीं बनी। तो अभी पेच अटका हुआ है एनडीए गठबंधन में, और महागठबंधन का पेच हट गया है क्या? पर मुद्दों में फिर से रोजगार क्या केंद्र में आता दिख रहा है, वो धुरी बनेगा क्या? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।